नमस्कार दोस्तों, मैं अमन एक बार फिर से आप सभी लोगों का ई लर्निंग विद दुर्गेश पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारतीय संविधान इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं और भारतीय संविधान के अंतर्गत हम लोग जो इस समय पढ़ रहे हैं वह है भारतीय संविधान का भाग 1। भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत 4 अनुच्छेद आते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। तो इन 4 अनुच्छेदों में से हम लोगों ने कुछ का अध्ययन कर चुके हैं, जैसे अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 2 का क। हालांकि अनुच्छेद 2 का क वर्तमान समय में निरसित है, इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। तो आइए इसी अध्ययन को, इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वह भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत जो अनुच्छेद 3 है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपके स्क्रीन पर लिखा है, अनुच्छेद 3 के बारे में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, ऐसा अनुच्छेद 3 में लिखा है। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि नए राज्य का निर्माण करना हो या वर्तमान समय में जो राज्य हैं उन राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन करना हो, उन राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन करना हो या उन राज्यों के नामों में परिवर्तन करना हो, तो इस प्रकार के जो भी परिवर्तन होते हैं वह अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किया जाता है। दोस्तों, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब एक प्रश्न आता है कि अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 में क्या फ़र्क है। तो दोस्तों, आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 2 है और अनुच्छेद 3 है उसमें क्या अंतर है। तो जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 2 है उसके अंतर्गत यदि किसी भी भारत देश के बाहर कोई क्षेत्र है उसे भारतीय संघ में शामिल करना है तो अनुच्छेद 2 के तहत शामिल होगा। इसका मतलब यह हुआ कि भारत के बाहर किसी भी क्षेत्र का, भारत के बाहर कोई क्षेत्र है जिस पर भारत का अधिकार नहीं है, यदि वह भारत में शामिल होता है तो वह अनुच्छेद 2 के अंतर्गत किया जाता है। लेकिन अनुच्छेद 3 में क्या है, भारत के अंदर जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनसे संबंधित कोई परिवर्तन होता है, यदि उनके नाम में परिवर्तन होता है, उनकी सीमा में कोई परिवर्तन होता है, उनके क्षेत्र में कोई परिवर्तन होता है, इस प्रकार का जो भी परिवर्तन होगा वह अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तीसरी बात कि भारतीय संसद के पास ये अधिकार है कि भारतीय संघ में जितने भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें परिवर्तन करने का अधिकार भारतीय संसद के पास है। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आइए समझते हैं अब इसके आगे के पहलुओं को। भारतीय सीमा के अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद के द्वारा किया जाएगा। ये बात आप लोग स्पष्ट रूप से जान चुके हैं। भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश दोनों में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश के बारे में अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से संशोधन होता है। तो दोस्तों, आइए समझते हैं पहली चीज़ कि परिवर्तन किस प्रकार का होगा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में। तो इस बात को आप लोग ध्यान से सुनिए। किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करना हो या 2 से अधिक राज्यों का मिलाना हो, मिलाकर एक नए राज्य को बनाना हो, या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण करना हो, या उसके नाम में परिवर्तन करना हो, या किसी राज्य को काटकर एक अलग राज्य बनाना हो। तो ये सब जितने भी परिवर्तन होते हैं देश के अंदर भारतीय राज्यों से संबंधित या केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित, वे सभी अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होते हैं। अनुच्छेद 3 का जो प्रावधान है ये इसी पर उल्लेखित है। दोस्तों, भारतीय राज्यों में क्या परिवर्तन और किस प्रकार से हो सकता है। तो आइए आगे देखते हैं। तो क्षेत्रफल के संदर्भ में क्या कर सकता है, क्षेत्रफल को कम कर सकता है। किसका, राज्यों का क्षेत्रफल को कम कर सकता है, बढ़ा सकता है, या उसे 2 राज्यों को मिलाकर नए राज्य बना सकता है, या एक राज्य को काटकर 2 नए राज्यों में बांट सकता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे, किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकेगी, किसी राज्य को बड़ा कर सकती है, किसी राज्य को छोटा कर सकती है, सीमा परिवर्तन कर सकती है, नाम परिवर्तित कर सकती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा तेलंगाना का भी तो परिवर्तन हुआ था, आंध्र प्रदेश से काटकर तेलंगाना नया राज्य अस्तित्व में आया। तो ऐसा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ही किया गया था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा।
तो दोस्तों आइए समझते हैं कुछ और अनुच्छेद 3 के बारे में। अनुच्छेद 3 में कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या हैं कि किस प्रकार से इनका परिवर्तन होगा, क्या प्रोसेस होगा, क्या प्रक्रिया होगी, उस प्रक्रिया के संदर्भ में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविज़न किया गया है, क्या प्रावधान किए गए हैं भारतीय संविधान में अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। आइए अब उन प्रावधानों को और प्रक्रिया को समझते हैं कि किस प्रकार से, किस प्रक्रिया से होकर ये परिवर्तन गुजरते हैं। परिवर्तन करना है तो कौन कौन सी प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, मैं उन प्रक्रियाओं के बारे में विधिवत बताने जा रहा हूँ। पहली बात कि ऐसा कोई भी विधेयक से तात्पर्य है कि नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित कोई भी विधेयक यदि संसद में लाया जाता है तो संसद में लाने से पहले उस पर राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यक है। राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इसका अर्थ यह हुआ कि जो मंत्रिपरिषद होगी एक प्रस्ताव बनाएगी, उस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए कहाँ भेजेगी? भारत के राष्ट्रपति के पास। भारत का राष्ट्रपति अब उस पर अनुमति देगा। अनुमति देने से पहले राष्ट्रपति क्या करेगा? वह संबंधित विधानमंडल के पास भेजेगा। संबंधित विधानमंडल के पास भेजेगा स्वीकृति के लिए। ठीक, अब संबंधित विधानमंडल से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि संसद जो विधेयक ला रही है सदन में, पहले तो राष्ट्रपति के पास भेजेगी, फिर राष्ट्रपति संबंधित विधानमंडल के पास भेजेगा। अब संबंधित विधानमंडल क्या है? तो दोस्तों याद रखिएगा, जिस राज्य का परिवर्तन होना है वही संबंधित विधानमंडल है। जैसे आंध्र प्रदेश एक नए राज्य रूप में, मतलब आंध्र प्रदेश को काटकर एक नए राज्य को अस्तित्व में लाना था तेलंगाना के रूप में, तो वह सदन में पहले एक क्या आएगा? प्रस्ताव आएगा, फिर उसी के माध्यम से तो संशोधन होगा, लेकिन वह पहले राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए जाएगा। राष्ट्रपति अपनी मंजूरी देने से पहले वो संबंधित विधानमंडल के पास भेजेगा, और संबंधित विधानमंडल कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। तो ये बात क्लियर हो गई। तो पहले संबंधित विधानमंडल के पास भेजेगा। विधानमंडल अपनी स्वीकृति दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। और कितने दिन में स्वीकृति देगा दोस्तों, ये जो अधिकार है कितने दिन वाला, ये राष्ट्रपति निर्धारित करता है। अर्थात जो समय सीमा निर्धारित करने की बात होगी वहाँ पर कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा कि कितने दिन के भीतर आपको अपनी अनुमति देना है कि आपके राज्य में जो परिवर्तन होना है वह हो या न हो। ये बात आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। उसके बाद तो प्रोसेस फिर से एक बार समझिए। पहले तो संसद में आने से पहले एक प्रस्ताव मंत्रिपरिषद बनाएगी। वह प्रस्ताव किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए। राष्ट्रपति उसके बाद क्या करेगा? संबंधित विधानमंडल के पास भेजेगा कि ये चीज़ आपके राज्य में परिवर्तन होने वाली है। अब वहाँ की विधानमंडल उस विधेयक पर अपना जो भी मत दे, फिर उसको निर्धारित समय, जो राष्ट्रपति निर्धारित किए रहेंगे नियत समय पर, उसे राष्ट्रपति के पास पुनः भेजना होगा, हाँ या ना में जवाब में। मतलब इसका तात्पर्य है कि स्वीकृति दे या न दे। उसके बाद क्या होगा? ध्यान रखिएगा, यदि विधानमंडल जो है वो हाँ करे या ना करे, इसका कोई भी प्रभाव राष्ट्रपति के ऊपर नहीं पड़ता। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अर्थात राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव को, अनुमति को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये राष्ट्रपति के विवेक के ऊपर निर्भर है कि राष्ट्रपति परिवर्तन करना चाहती है या राष्ट्रपति परिवर्तन करना चाहता है या नहीं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों उसके बाद राष्ट्रपति क्या करेगा? अपनी मंजूरी दे देगा किसको? संसद को। उसके बाद संसद क्या करेगी? एक विधेयक के रूप में इसे सदन में लाएगी। सदन में लाने के बाद जानते हैं कि संसद का कितने अंग हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इन तीनों चरणों से होकर गुजरना पड़ेगा। पहले सदन में पारित हुआ विधेयक साधारण बहुमत से। ध्यान रखिएगा, साधारण बहुमत से ऐसे विधेयक पारित होते हैं, न कि विशेष बहुमत से, और न ही विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की अनुमति से। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ऐसे विधेयक साधारण बहुमत से पारित होना आवश्यक है। किससे? सिर्फ साधारण विधेयक से। तो साधारण विधेयक से पारित हो गया मान लो एक सदन से, फिर वह दूसरे सदन में जाएगा। उसी प्रक्रिया के अनुसार दूसरे सदन को भी साधारण विधेयक से उसे पारित करना पड़ेगा। जब दूसरा सदन भी पारित कर देगा, अर्थात संसद के दोनों सदनों से जब पारित हो जाएगा, तो वह कहाँ चला जाएगा? फिर चला जाएगा कहाँ? राष्ट्रपति के पास।
किसके लिए? राष्ट्रपति की उस पर अनुमति के लिए, और राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर कर कर अपनी अनुमति देना पड़ता है। और एक चीज़ नोटिस कर लीजिए, यहाँ पर ज्ञातव्य है, उल्लेखनीय है, ध्यानतव्य है, क्या कि राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। जब विधेयक दोनों सदनों से पारित होकर जाएगा, उसको राष्ट्रपति किसी प्रकार का वीटो उस पर प्रयोग नहीं कर सकता, उस पर अपनी अनुमति देने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति की स्वीकृति तो विधेयक लाने से पहले ही प्राप्त कर चुके हैं, तभी तो ये विधेयक संसद में आया। अगर तब आया तो इसका अर्थ यह हुआ कि राष्ट्रपति उसको अब रोक नहीं सकता, एक बार अनुमति दे चुका है, इसका मतलब वह अब केवल क्या करेगा? हस्ताक्षर करेगा। और दोस्तों, जैसे ही वह हस्ताक्षर करेगा, वह विधेयक का क्या हो जाएगा? एक अधिनियम का रूप ले लेगा। क्या हो गया? वो अधिनियम का रूप ले लिया। अधिनियम का रूप लेने से तात्पर्य है कि वह जो परिवर्तन संसद चाहती थी वह हो गया। दोस्तों अभी तक हम विधेयक, उसके बाद अधिनियम शब्द का जिक्र किए। तो दोस्तों, विधेयक और अधिनियम में क्या फ़र्क होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। जब तक संसद में कोई प्रस्ताव आता है, पारित होने से पूर्व वह जो होता है एक बिल के रूप में होता है, एक विधेयक के रूप में होता है। लेकिन जैसे ही दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, तब तक वो विधेयक रहता है। लेकिन राष्ट्रपति जैसे ही उस पर अपनी अनुमति देता है, उसके बाद उस पर हस्ताक्षर करता है, वह विधेयक तुरंत क्या हो जाता है? अधिनियम का रूप लेकर एक्ट बन जाता है। दोस्तों, अब उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों शब्द आपको क्लियर हो गए होंगे। हालांकि आइए हम अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से संसद अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारतीय संघ में शामिल राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में इस प्रकार से परिवर्तन कर सकती है, जिसके बारे में अभी मैंने बताया। उम्मीद करता हूँ आपको विधिवत समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, ध्यान रखिएगा, केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं, ऐसे मामले में केंद्र शासित के संबंधित राज्य विधानमंडल को नहीं भेजा जाता प्रस्ताव कि ये परिवर्तन हो या ना हो। उसे संसद जब चाहे, जैसा चाहे, उचित समझे वैसा परिवर्तन केंद्र शासित प्रदेशों में कर सकती है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आइए कुछ और जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, भारत विभाज्य या विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछा है। क्या प्रश्न है, एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूँ। क्या है प्रश्न? सुनिए ध्यान से। भारत क्या है? भारत विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। संघ है। ये कौन है? भारत। और अमेरिका क्या है? अमेरिका अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। लिख लीजिए इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कोटेशन पूछा जाता है परीक्षाओं में। अमेरिका अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। संघ है। दोस्तों, राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग समझने का प्रयास करिए। तो दोस्तों, ये दो ऐसे कोटेशन हैं जिसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो इनके शब्दों पर आप ध्यान दें, इन्हें अच्छे से पढ़ें और समझें। उसके बाद ही परीक्षा में यदि इस प्रकार का प्रश्न आता है तभी उसका उत्तर दें। तो क्या कह रहा है? भारत विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। लेकिन अमेरिका कैसा है? अमेरिका अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। ये कोटेशन दोनों परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। भारत विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ और अमेरिका अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अभी तक ये था क्या? अनुच्छेद 3। आइए अब हम देखते हैं अनुच्छेद 4 क्या कहता है। अनुच्छेद 4 में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं भारतीय संविधान में।
तो देखते हैं अनुच्छेद 4 क्या कह रहा है। पहले हम अनुच्छेद 4 के बारे में पढ़ते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पढ़िए। पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक आनुषंगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ। अब आइए इसके बारे में समझते हैं कि ये जो अनुच्छेद 4 है ये क्या कहना चाहता है। तो दोस्तों आपको बता दें, पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा अनुच्छेद 368 का। कितने लोग अनुच्छेद 368 के बारे में जानते हैं? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं, और जो लोग नहीं जानते वो भी कमेंट करके बताएं। तो चलिए समझते हैं। अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान में संशोधन के लिए प्रावधान को बताता है। अर्थात संविधान संशोधन की क्या प्रक्रिया है भारतीय संविधान में, वह अनुच्छेद 368 में विधिवत रूप से उल्लेखित है। अनुच्छेद 368 बहुत से लोग जानते होंगे इसके बारे में। ये क्या बताता है? भारतीय संविधान में जो संशोधन होता है उस संशोधन की प्रक्रिया को बताता है दोस्तों। तो अनुच्छेद 4 के तहत भी संविधान संशोधन होता है, और 4 के तहत नहीं, माफ़ कीजिएगा, अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के तहत भी संविधान संशोधन होता है। तो आइए समझते हैं कि अनुच्छेद 2 व 3 के अंतर्गत जो संशोधन होता है वह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो संशोधन होता है क्या फ़र्क है। पहली बात तो अनुच्छेद 4 क्या कहता है इसको समझिए। अनुच्छेद 4 यह कहता है कि अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के द्वारा किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के द्वारा किया गया संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो संशोधन होता है वह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माना जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। यही अनुच्छेद 4 कहने का प्रयास कर रहा है, यही अनुच्छेद 4 कहता भी है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों संसद द्वारा अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के द्वारा संशोधन किया जाता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, साधारण बहुमत के आधार पर। वह भी संविधान संशोधन माना जाता है, लेकिन उसकी काउंटिंग संविधान संशोधन में नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये जो संशोधन की प्रक्रिया है यह साधारण बहुमत के आधार पर होती है। दूसरी चीज़, इसका उल्लेख भारतीय संविधान की जो संशोधन प्रक्रिया वाला अनुच्छेद 368 है उसमें इसका कोई भी जिक्र नहीं है दोस्तों। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आइए, एक बेरूबारी केस आता है 1960 में, जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे। जब हम लोग प्रस्तावना पढ़ रहे थे तो वहाँ पे इस केस के बारे में हम लोगों ने एक संक्षिप्त परिचय किया था प्रस्तावना से संदर्भ में। तो आज उसी केस के बारे में फिर से जिक्र करते हैं। बेरूबारी केस 1960 में आया था। राष्ट्रपति ने इस पर न्यायालय से सलाह ली थी अनुच्छेद 143 के अंतर्गत, इसीलिए यह वाद क्या है, बहुत फेमस है दोस्तों। तो आपको बता दें, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि भारत अपना कोई भूभाग किसी अन्य देश को सौंपता है तो वह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन करके ही दिया जाना चाहिए। ये क्या कहने का तात्पर्य है, एक बार फिर से समझिए। बेरूबारी एक केस आया था दोस्तों 1960 में। उसमें न्यायालय ने कहा था कि आप जो है किसी क्षेत्र को भारत में शामिल करते हैं तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत होता है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत क्या होता है कि भारतीय संघ के अंतर्गत जितने भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें आप संशोधन करते हैं, परिवर्तन करते हैं। लेकिन क्या भारत अपने किसी भूभाग को अन्य देश को सौंप सकता है? ये प्रश्न आया न्यायालय के सामने। तो न्यायालय ने कहा जी नहीं, आप अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के अंतर्गत इस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं कर सकते कि भारतीय किसी भी क्षेत्र को आप विदेशी किसी देश को सौंप दें। ये कतई नहीं होगा भाग 1 के अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो न्यायालय ने क्या कहा बेरूबारी वाद में? न्यायालय ने कहा कि आप यदि कोई भी भूभाग भारत का जो है विदेश को सौंपना चाहते हैं तो उसके लिए आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप उस क्षेत्र को किसी विदेशी को सौंप सकते हैं। ये अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन करना पड़ेगा
1960 के केस में ऐसा न्यायालय ने कहा था बेरुबारी वाद में। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। इसका मतलब यह है कि अनुच्छेद 2 के अंतर्गत हम किसी संघ में अपने शामिल कर सकते हैं किसी क्षेत्र को। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संघ के अंदर जितने भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें परिवर्तन कर सकते हैं हम। लेकिन जब भारत का कोई भूभाग किसी अन्य देश को सौंपना होगा तो वह अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नहीं किया जा सकता। दोस्तों, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके लिए भारतीय संविधान में संशोधन करना पड़ेगा अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, तभी उस क्षेत्र को आप किसी अन्य देश को सौंप सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। लेकिन यहाँ पर एक बात आती है दोस्तों, क्षेत्र बड़ा है या छोटा। जब बड़ा क्षेत्र हो तब वहाँ पर संशोधन की आवश्यकता पड़ती है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। लेकिन यदि जो क्षेत्र छोटा है, यदि क्षेत्र कोई छोटा है तो जो हमारे देश की कार्यपालिका है उसके पास ये अधिकार है, मंत्रिपरिषद के पास ये अधिकार है कि छोटी मोटी ज़मीन किसी ज़मीन या सीमा विवाद के हल के लिए उस देश को सौंप सकती है। लेकिन बड़े क्षेत्रों के लिए ये बिल्कुल लागू नहीं होगा। इससे आपको ध्यान रखिएगा। आपको 9वां संविधान संशोधन याद होगा, उम्मीद करता हूँ। 9वां संविधान संशोधन 1960 में हुआ था। 1960 में 9वां संविधान संशोधन हुआ था। तो दोस्तों, यह संशोधन उच्चतम न्यायालय द्वारा बेरुबारी के मामले में दिया गया परामर्श को लागू करने के लिए तथा पारित किया गया था। ठीक है, जो मामला ऊपर था बेरुबारी केस, दोस्तों एक क्षेत्र था, वो कौन सा क्षेत्र था? बेरुबारी खुलना आदि का क्षेत्र था, जिसे पाकिस्तान को सौंपा गया था। उसे संविधान संशोधन करके सौंपा गया था। कौन सा संविधान संशोधन? 9वां संविधान संशोधन 1960। तो ये संविधान संशोधन करके उस क्षेत्र को सौंपा गया था। तो आप समझ सकते हैं, जब भी भारत किसी क्षेत्र को सौंपेगा तो वह साधारण विधेयक से नहीं बल्कि विशेष बहुमत से उसे संसद में पारित करने के बाद संविधान संशोधन करेगी अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। उसके बाद ही उस क्षेत्र को किसी अन्य देश को सौंप सकती है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होगी। तो दोस्तों, अनुच्छेद 4 बस यही कहता है कि अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किया जाने वाला संशोधन संविधान संशोधन 368 के अंतर्गत नहीं आएगा। एक बार फिर से अनुच्छेद 4 क्या कहता है, एक बार फिर से समझिए। अनुच्छेद 4 यही बताता है कि क्या अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किया गया संशोधन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया जाने वाला संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। यही बात अनुच्छेद 4 कहता है। दोस्तों, यही बात आपको ध्यान रखी है अनुच्छेद 4 की। तो दोस्तों, ये थी अनुच्छेद 3 व अनुच्छेद 4 की बात आज की। आज यहीं पे अनुच्छेद 4 समाप्त होता है और भाग 1 समाप्त होता है। क्या समाप्त होता है? अनुच्छेद 4 भी समाप्त होता है। उसके साथ भारतीय संविधान का जो भाग 1 है वह भी पूरी तरह से यहाँ पे समाप्त होता है। तो दोस्तों, कल की जो क्लास होगी वह एक नए भाग की क्लास होगी। एक नए सिरे से हम लोग एक नए टॉपिक का शुभारंभ करेंगे। अब बात आती है कि अब हम लोगों ने यहाँ तक तो पढ़ लिया भाग 1, जिसके बाद भाग 2 पढ़ना चाहिए। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि यदि हम भाग 1 यहाँ पे समाप्त कर चुके हैं, ठीक, यहाँ पे संविधान संशोधन के बारे में बहुत सी बातें आई, तो क्यों ना हम लोग पहले संविधान संशोधन के बारे में ही पढ़ लें, क्योंकि संविधान संशोधन के बारे में जो प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है वह भाग 20 में किया गया है। किसमें? भाग 20 में। तो हमारा कहने का तात्पर्य है भाग 1 के बाद हम लोग डायरेक्ट भाग 20 को पढ़ लें। भाग 20 को पढ़ लें। भाग 20 को पढ़ने से क्या होगा कि उसी में अनुच्छेद 368 के बारे में विधिवत चर्चा की गई है और उसके बारे में भारतीय संविधान में किस प्रकार से संशोधन होता है, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा कर ली जाए। अब आप बताइए कि हम लोग भाग 2 पढ़ें या भाग 20 पढ़ें। भाग 20 इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि संविधान संशोधन से बारे में थोड़ी बात यहाँ पर हम लोगों के सामने आई, तो क्यों ना हम लोग संविधान संशोधन को विधिवत तरीके से समझ लें। उसके बाद भाग 2 को पढ़ेंगे। तो जैसा आप लोग कहिए, कमेंट करके आप लोग बताइए कि हम लोग किसे पढ़ें, भाग 2 को या भाग 20 में जो संविधान संशोधन के बारे में प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, ताकि अगली क्लास जो शुरू हो वो आप लोगों के अनुसार होगी।
तो दोस्तों आप लोग इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आगे वाली जो क्लास होगी वो भाग 2 की होगी या भाग 20 की होगी। ऐसा ये आप लोगों के ऊपर निर्भर है। आप लोगों में जो संख्या ज़्यादा होगी जिसकी, उसी की बात मानी जाएगी। हालांकि पढ़ना तो सभी है, लेकिन जो चीज़ हमारे सामने पहली आ रही, मान लीजिए जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 4, अब संविधान संशोधन क्या होता है, अब तो भाग 20 में है, बहुत लंबा है, वहाँ तक जाने में थोड़ा समय लगेगा। तो क्यों ना हम लोग पहले समझ ले, ताकि जो चीज़ें सामने आ रही है उसको हम लोग समझते चलें। अभी आपके ऊपर निर्भर है, आप क्या पढ़ना चाहते हैं। पढ़ाना तो सभी है, पढ़ना सभी है, लेकिन ये सामने आ गया है, अब आपके ऊपर निर्भर है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे संपन्न होती है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी। तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।